अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तंजील न्याजी है और मैं आप सबको spinzer.com की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इस तीसरे वीडियो लेसन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बेसिक डाटा जो है वो कैसे इंसर्ट करते हैं अपनी स्प्रेडशीट्स में, या फिर इसके अलावा जो कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए इस वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। और ये बात आप लोगों ने शायद नोट की हो कि ये वीडियो लेसन पिछले कुछ वीडियो लेसन्स की निस्बत थोड़ा ताख़ीर से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में तरक्की का एक तारीकी का एक नया दौर शुरू हो चुका है, और इसकी वजह से तकरीबन हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है, तो वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाना और फिर उसको शेयर करना जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जितना जल्द से जल्द हो सके नए ट्यूटोरियल शेयर करता रहूँ, ताकि आप नई इन्फॉर्मेशन जो है वो सीखते रहें। तो आइए इस वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। मेरे सामने ये एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन है, वर्कबुक ओपन है, और आप इसमें देख रहे हैं कि इस वक्त जो शीट 1 है वो हमारी करंटली एक्टिव शीट है, और इस एक्टिव शीट में भी जो हमारा एक्टिव सेल है वो A1 का सेल है। तो आप देख सकते हैं कि A1 के सेल के गिर्द आपको ये छोटा सा रेक्टेंगल या ये बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि A1 का जो हमारा सेल है ये एक्टिव है। और यहाँ पे आप अगर सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करना शुरू कर दूँ, तो आप देखेंगे कि A1 के सेल में वो टेक्स्ट या वो वर्ड्स जो कि आप टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर टाइप होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ABC डेमो वेब कंपनी के नाम से कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो एक्टिव सेल है वो आगे चला जाएगा, यानी कि इस वक्त A2 का जो सेल है ये हमारा करंटली एक्टिव सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट में जब आप किसी सेल में कुछ डाटा इंसर्ट करने जा रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। जब आप डाटा इंसर्ट कर चुके होते हैं और आपने अगले सेल पे मूव करना हो तो आपको या तो टैब की प्रेस करनी पड़ती है या फिर एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। अगर आप ये कीज़ नहीं प्रेस करते और फ़र्ज़ करें आप एस्केप की या कोई और की प्रेस कर देते हैं, तो हो सकता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो उस सेल में प्रॉपर्ली डिस्प्ले ना हो या सिरे से डिस्प्ले ही ना हो। तो यहाँ पे अब मैंने एंटर की प्रेस की तो हमारा जो एक्टिव सेल है वो आगे चला गया है। और इसी तरह इस दूसरे A2 के सेल में भी मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली सेल्स रिकॉर्ड। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों सेल्स हैं इसमें हमने डाटा इंसर्ट कर दिया है। A1 के सेल में भी हमने कुछ लिखा और A2 के सेल में भी। लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि हमने चूंकि A1 के सेल में डाटा लिखा है, लेकिन वो जो टेक्स्ट है वो अपनी डिफ़ॉल्ट विड्थ से काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से उसने तीनों कॉलम्स की जगह घेर लिया है। ए कॉलम, बी कॉलम और सी कॉलम, और उसके बाद आपके सामने वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरह मंथली सेल्स रिकॉर्ड भी जो है वो भी डिफ़ॉल्ट विड्थ से काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट था, तो इस वजह से वो 3 कॉलम्स की जगह ले रहा है। लेकिन अगर मैं A2 के सेल के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरा सेल तो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो पूरा नहीं सेलेक्ट हुआ, यानी कि सिर्फ जो A2 का कॉलम है वही सेलेक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप फार्मूला बार पे गौर करें तो फार्मूला बार में आपको सारे का सारा टेक्स्ट बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये टेक्स्ट पूरा क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, तो हमने चूंकि तीनों कॉलम्स जो हैं उनकी जगह तो घेरी हुई है, लेकिन जो साथ वाले एडजेसेंट कॉलम्स हैं उनमें कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर साथ वाले कॉलम में कोई टेक्स्ट मौजूद ना हो, तो अगर तो आपका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा है तो वो कोशिश करता है कि साथ वाले कॉलम की जगह भी ले ले और आपके सामने वो डिस्प्ले हो। अगर मैं यहाँ पे B2 के कॉलम में कुछ टेक्स्ट लिखूँ तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो टोटली डिफरेंट रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है। यानी कि पहले जो मंथली सेल्स रिकॉर्ड का जो टेक्स्ट था वो आपके सामने बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ वाले कॉलम में कुछ टेक्स्ट लिख दिया तो अब जो हमारा मंथली सेल्स रिकॉर्ड का टेक्स्ट है वो पूरा नहीं डिस्प्ले हो रहा। उसकी वजह यही है कि अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको बता रहा है A1 के A2 के सेल को कि आपके साथ वाला जो सेल है इसमें भी डाटा मौजूद है। तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आपका जितनी जगह एलोकेट की गई है सिर्फ उसी हिस्से में आपको मैं डिस्प्ले करवाऊँगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ब्ला ब्ला का ये जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद डिलीट की प्रेस करता हूँ, तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता लग गया कि इसके साथ वाले जो सेल्स हैं उसमें जगह खाली है, तो वो कोशिश कर रहा है कि जितनी जगह वो कवर कर सकता है उसके बाद वो सारे का सारा सेल का डाटा आपके सामने प्रॉपर्ली डिस्प्ले करवाए। तो यहाँ पर आपने ये 2 बातें नोट करनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में जब आप किसी सेल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करने जा रहे हो तो आपको उसके आखिर में एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, और इसी तरह अगर आप किसी सेल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और वो
टेक्स्ट अपने डिफ़ॉल्ट वेट से ज़्यादा है तो अगर साथ वाले सेल में कोई डाटा ना हुआ तो वो साथ वाले जो सेल्स की जगह है या जो कॉलम की जगह है उसको भी वो घेर लेगा और आपके सामने वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगा। अगर तो साथ वाले सेल में कुछ टेक्स्ट हुआ तो फिर वो ठीक डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह अगर आप किसी सेल में पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग डाटा को एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल आपको पहले उस सेल को एक्टिव करना होगा। मसलन यहाँ से मैं A1 के इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सेल एक्टिव हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो अब मैं एडिटिंग मोड में दाखिल हो चुका हूँ। और यहाँ से सिंपल मैं कुछ टेक्स्ट अगर एडिट करना चाहूँ उसको एडिशन कर सकता हूँ, डिलीशन कर सकता हूँ। मसलन यहाँ से मैं डेमो का ये जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं उसी तरह एंटर की प्रेस करूँगा तो मैं अगली जो हमारा सेल होगा उसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो इस तरह आप किसी भी सेल को अगर एडिट करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई डाटा मौजूद है, उसको एडिट करना चाहते हो तो सिंपल उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप अपना डाटा वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप फार्मूला बार की मदद से उस डाटा को चेंज करना चाहें तो वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं स्प्रेडशीट में कुछ और टेक्स्ट एंटर करता हूँ। मसलन मैं A5 के इस सेल में मंथ्स का टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके बाद मैं टैब की अब प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मैं इस स्प्रेडशीट में मैं हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूँ, यानी कि मैं ऊपर से नीचे की जानिब मूव नहीं कर रहा, बल्कि अब मैं जैसे अगर टैब की प्रेस करता हूँ तो मैं जो साथ वाला हमारा कॉलम है उसमें मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, उस सेल में मेरा कर्सर या हमारा ये जो एक्टिव सेल है वो उस तरफ शिफ्ट होगा। तो एंटर की और टैब की में फ़र्क ये है कि जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो आप साथ वाले एडजेसेंट सेल में शिफ्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप अगर मैं C5 के इस सेल में कुछ लिखता हूँ उसके बाद मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो मैं D5 में शिफ्ट होऊंगा, यानी कि मैं इस स्क्रीन में अब मैं मूव कर रहा हूँ, बाएं से दाएं तरफ मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो मैं ऊपर से नीचे की जानिब मूव करता हूँ स्प्रेडशीट में। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है कि आप टैब की भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को इंसर्ट करने के लिए। मसलन अगर यहाँ पे मैं मंथ्स के बाद जनवरी लिखता हूँ और अगर मैं सारे मंथ्स एक ही साथ लिखना चाहूँ तो मैं एंटर की प्रेस करता जाऊँगा और ऊपर से नीचे मूव करूँगा। लेकिन अगर आप वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहें तो आप टैब की प्रेस कर सकते हैं। मसलन मैं वेबसाइट्स के लिए 5 लिखता हूँ, प्रोडक्ट्स के लिए 10 और इसी तरह आगे मैं मूव करता जाता हूँ। कंसल्टेंसी और टोटल का अगर आप लिखना चाहें टोटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को प्रेफर करते हैं, टैब की प्रेफर करते हैं या फिर एंटर की प्रेफर करते हैं। मसलन अब अगर मैं यहाँ पे फरवरी लिखता हूँ, FEB लिखता हूँ और उसके बाद एंटर की प्रेस करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि मैं नीचे की जानिब मूव करता जा रहा हूँ। तो इस तरह आप अपनी स्प्रेडशीट में मूव कर सकते हैं। अगर आप दाएं से बाएं तरफ मूव करना चाहते हैं, बाएं से दाएं की तरफ मूव करना चाहते हो तो आप टैब की यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की जानिब मूव करना चाहते हो तो आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, इस पर अभी फ़िलहाल हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। इस वीडियो लेसन के दौरान मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपने डाटा कैसे इंसर्ट करना है। तो सिंपल आप किसी भी सेल को एक्टिव करें, कीबोर्ड से कुछ भी लिखते जाएं, एंटर या टैब की मदद से आप उसमें वो डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और अगले कॉलम में मूव कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये कंसल्टेंसी का आप देख रहे हैं कि हमने कॉलम यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है लेकिन ये पूरा जो है फिट नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके साथ वाले अगर कॉलम इसके साथ वाले सेल में अगर कोई कुछ भी ना होता तो फिर तो ये ठीक डिस्प्ले होता, लेकिन चूंकि साथ वाले सेल में हमने टोटल लिखा हुआ है तो इस वजह से ये जो कंसल्टेंसी का टेक्स्ट है ये ठीक डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसको ठीक तरीके से डिस्प्ले करने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं कि ये डी कॉलम का हिस्सा है, तो इस वजह से मैं ऊपर अगर जाऊँ यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि कर्सर जो है हमारा चेंज हो रहा है इस डबल हेडेड एरो में। और यहाँ पे सिंपल अगर मैं डबल क्लिक कर दूं, आप देख रहे हैं कि कर्सर मेरा इस तरह चेंज है। यहाँ पे सिंपल मैंने डबल क्लिक किया तो अब जो भी टेक्स्ट मौजूद था इस सेल के अंदर और अगर तो वो फिट नहीं हो रहा तो वो कोशिश करता है कि जितना मतलब फैला सके अपने आप को, वो जितनी विड्थ इंक्रीज कर सकता है टेक्स्ट के हिसाब से अपनी विड्थ इंक्रीज करता है और आपके सामने वो टेक्स्ट उसी तरह डिस्प्ले करता है। आप देख रहे हैं कि कंसल्टेंसी का जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर मैं एक कॉलम के ऊपर एक कॉलम के हेडर के पास जाकर डबल क्लिक करता तो आप देखते हैं कि जो मंथली सेल्स रिकॉर्ड, चूँकि सबसे बड़ा जो इसमें टेक्स्ट है इस कॉलम में वो मंथली सेल्स रिकॉर्ड का है, तो ये अपने आप को शिफ्ट कर लेता और अपनी विड्थ जो है इस मंथली सेल रिकॉर्ड के टेक्स्ट के हिसाब से सेट कर देता। तो इस तरह आप अपनी जो विड्थ है कॉलम्स की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसी तरह आप अगर इसको ड्रैग करेंगे एरो हेड को तो आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो अपने टेक्स्ट के हिसाब से
जो इस पूरे कॉलम में सबसे ज़्यादा टेक्स्ट होगा उस हिसाब से अपनी विड्थ को सेट कर देगा ये कॉलम। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि इस कॉलम में अगर आप मूव करना चाहें मसलन एरो कीज़ की मदद से, आप फ़र्ज़ करें मैंने टोटल का ये जो सेल है इसको एक्टिव किया हुआ है, यानी कि E5 के सेल को हमने फ़िलहाल एक्टिव किया हुआ है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से होम की प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि मैं इसी रो में रहूँगा और जो सबसे पहली हमारी कॉलम सबसे पहला कॉलम होगा हम उस पे शिफ्ट हो जाएंगे उस सेल में। अब यहाँ पे आप अगर मैंने होम की प्रेस किया तो मैं मंथ्स के सेल को मैंने एक्टिव कर लिया है। तो इस तरह आप एक रो में अगर रहना चाहें और आप उसके शुरू में या आखिर में जाना चाहें तो आप होम की प्रेस कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप उसके एंड पे जाना चाहें, मसलन मैं चाहता हूँ कि मंथ्स के ही इसी रो में रहूँ, 5 की इसी रो में रहूँ और मैं E5 के सेल को एक्टिव करना चाहता हूँ, उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल मैंने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके रखी हुई है और उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से जो राइट एरो है उसको मैं प्रेस करूँगा। तो अभी फ़िलहाल चूँकि जो हमारा लास्ट सेल है उसमें टोटल है, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमारे लास्ट सेल में कोई डाटा होता है, M के कॉलम में डाटा होता है M5 में, तो मैं एरो की प्रेस करता, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद तो मैं M5 के उस सेल तक या उस हिस्से तक पहुँच जाता। तो इस तरह आप ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में जाना चाहते हो तो आपको कंट्रोल प्लस होम की जो है वो प्रेस करनी होगी। जैसे मैं कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करता हूँ तो मैं इस डॉक्यूमेंट के जो बिल्कुल शुरू वाला सेल है उसमें पहुँच जाऊँगा, यानी कि मैंने A5 को इस वक्त एक्टिव कर दिया है। इसी तरह अगर मैं अपने कीबोर्ड से कहीं भी अपने इस स्प्रेडशीट में मौजूद हूँ और अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करूँगा, END, होम के बिल्कुल नीचे ये की मौजूद है डॉक्यूमेंट में या स्प्रेडशीट के बिल्कुल आखिरी सेल को एक्टिव कर दूँगा। तो ये छोटी सी शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप कंट्रोल प्लस एरो डायरेक्शंस हैं वो कीज़ यूज़ करके अपने सेल में अपनी स्प्रेडशीट में नेविगेट कर सकते हैं, डिफरेंट सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं। ये तो थे स्प्रेडशीट में मूव करने के चंद एक कॉमन तरीके। अब हम ऐसा करते हैं कि A1 के इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं। तो विड्थ को इंक्रीज़ करने के लिए सिंपल आप अपने माउस कर्सर को कॉलम की हेडिंग के बिल्कुल बॉर्डर के पास लेकर जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका माउस कर्सर इस डबल हेडेड एरो में चेंज होगा। अब आप सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करके अपने माउस कर्सर की मदद से, अपने माउस की मदद से इसकी विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे अपने माउस बटन को पकड़ कर रखता हूँ और उसके बाद मैं इसको अगर दाएं जानिब ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि ए के इस कॉलम की विड्थ को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसको वापस बाएं जानिब लेकर जाऊं तो आप देखेंगे कि हम इसकी विड्थ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने ए की इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ किया है क्लिक एंड ड्रैग की मदद से और उसके बाद हम यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। ये जो डाटा हमने लिखा है, तो सिलेक्शन बनाने के लिए MS एक्सेल में सिलेक्शन बनाने के लिए सिंपल आप किसी भी सेल को एक दफ़ा एक्टिव करें और फिर उसके बाद उसी तरह आप क्लिक एंड ड्रैग करके एक सिलेक्शन ड्रा कर सकते हैं। जैसे आप फोटोशॉप अगर आप यूज़ करते हो तो जैसे आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज़ करते हैं, इसी तरह सिंपल आप एक दफ़ा सिलेक्शन बना लें और जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए, आपने जो एरिया सेलेक्ट करना है, जो हिस्सा सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप अपने माउस कर्सर को छोड़ सकते हैं और आपकी वो सिलेक्शन वहाँ पर एक्टिव हो जाएगी या वो सिलेक्शन मौजूद रहेगी। तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसा करते हैं कि मंथ्स का जो पहला सेल है इसको मैं एक दफ़ा एक्टिव करता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके गिर्द क्लिक एंड ड्रैग की मदद से यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद अब अगर मैं ये चाहूँ कि इस टेबल को जो हमने टाइप किया या ये जो वैल्यू यहाँ पे एंटर की हैं इसको किसी और जगह पे मूव करें, इस पूरे के पूरे टेबल को, तो आप अपने माउस कर्सर को इस सिलेक्शन के बिल्कुल बॉर्डर के पास लेकर जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका माउस कर्सर इस एरो में या इस 4 साइडेड एरो में चेंज होगा और उसके बाद आपने सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो मैंने अपना माउस बटन पकड़ कर रखा हुआ है और इसको मैं किसी और लोकेशन पे लेकर जा सकता हूँ। जैसे मैं माउस कर्सर को, माउस बटन को छोड़ूंगा, आप देखेंगे कि हमारी ये जो टेबल है ये एक नई लोकेशन पर मूव हो गया। तो इस तरह आप अपनी जो सिलेक्शंस हैं उनको स्प्रेडशीट में कहीं भी मूव कर सकते हैं इस क्लिक एंड ड्रैग के मेथड की मदद से। इसको मैं अनडू करता हूँ। इसी तरह अगर आप चाहें कि इस सिलेक्शन की जो आपने बनाई हुई है इसकी आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप कंट्रोल की प्रेस करके रखें और उसके बाद उसी तरह बाकी प्रोसीजर सेम है कि आप अपनी सिलेक्शन के बिल्कुल बॉर्डर के पास लेकर जाएंगे। अब आप देखेंगे कि एरो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हमें अपीयर हो रहा है। अब छोटा सा एक प्लस का आइकॉन जो है वो अपीयर हो रहा है इस माउस कर्सर के पास। तो सिंपल आप इस कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और उसके बाद अपने
क्लिक एंड ड्रैग करके इस डाटा को कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे ही आप माउस बटन छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल की आपने नहीं छोड़नी, कंट्रोल की आपने तब छोड़नी है जब आपने अपना डाटा कॉपी कर लिया हो। तो पहले आपने माउस बटन को छोड़ना है, उसके बाद कंट्रोल की छोड़ेंगे तो आप अपनी इस सिलेक्शन की एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसको दोबारा मैं अनडू करता हूँ। ये तो था सिंपल क्लिक एंड ड्रैग की मदद से कट और कॉपी करने की डिफरेंट ऑप्शंस। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप एक दफ़ा सिलेक्शन क्रिएट कर लें। जैसे मैं दोबारा एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल सी की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि अब हमारी इस सिलेक्शन के गिर्द ये मार्चिंग एंड्स जो है ये अपीयर हो रही हैं। तो आप सिंपल किसी भी हिस्से को, किसी भी सेल को दोबारा एक्टिव कर लें, उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें। मैं मसलन यहाँ से G5 के इस सेल को क्लिक करता हूँ और उसके बाद सिंपल कंट्रोल V की मैं प्रेस करूँगा तो हमारी सिलेक्शन की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह मैं स्प्रेडशीट में कहीं भी किसी भी सेल को एक्टिव करूँ और उसके बाद कंट्रोल V की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं एक और डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस की हो या ना की हो, वो ये कि कंसल्टेंसी का जो टेक्स्ट है वो दोनों टेबल्स में, दोनों जो डुप्लीकेट्स हैं उसमें वो ठीक तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ओरिजिनल जो कॉपी है उसमें तो हमने डी का जो कॉलम है वो इंक्रीज़ किया था, उसकी विड्थ को बढ़ाया था, वहाँ पे तो ठीक डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो दोनों डुप्लीकेट्स हैं उसमें वो ठीक तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसी फंक्शनैलिटी चाहते हो कि जो आप कॉपीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं, जो डुप्लीकेट्स क्रिएट करने जा रहे हैं, वो जो ओरिजिनल सोर्स है उसकी विड्थ, एक्चुअल विड्थ जो आपने चेंज की है वो भी उसी तरह उसको, कॉलम की विड्थ भी उसी तरह कॉपी करे, वो सारी फॉर्मेटिंग उसी तरह रखे। तो उसके लिए आप सिंपल पहले अपनी सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन जो वो ऑलरेडी एक्टिव है। उसकी वजह ये है कि मार्चिंग एंड्स जो हैं वो हमारे इस डाटा के गिर्द ऑलरेडी अभी तक अपीयर हो रही हैं। ये हमने एस्केप की प्रेस नहीं की, तो इस वजह से इसका मतलब ये है कि हमारी ये सिलेक्शन ऑलरेडी एक्टिव है। और उसके बाद मैं रिबन टूल बार से होम टैब पे क्लिक करता हूँ। होम टैब चूँकि हमारा ऑलरेडी एक्टिव है तो इस वजह से मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पेस्ट का एक आइकॉन आप देखेंगे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मज़ीद मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ से आपने इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे, बल्कि इसको मैं पहले अंडू कर लेता हूँ, ये जो हमारी पहले की वाली सिलेक्शंस थी। और उसके बाद मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कीप सोर्स का जो ऑप्शन है या कीप सोर्स का ये जो आइकॉन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो सारा डाटा है, जो डुप्लीकेट है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और कंसल्टेंसी का टेक्स्ट जो है वो भी ठीक तरीके से अपीयर हो रहा है और जो ए का कॉलम हमने इंक्रीज़ किया था साइज़, वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए यूज़र्स को इस वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा कैसे इंसर्ट किया जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव करते हैं या कॉपी पेस्ट की ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेसन का यहीं पर इख्तिताम होता है और आखिर में आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली स्पेंसर.com की वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स लेकर आ सकूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो लेसन में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।